एपिसोड 70। केवल 10 सांसों में ही फैंग चेन का पूरा शरीर बदल रहा था। अचानक फैंग चेन की सांस बदल गई। अचानक सुनहरे शरीर के तीसरे स्तर से सुनहरे शरीर के चौथे स्तर पर। और ये तो सिर्फ एक पनखुड़ी है। सफलता के बाद फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी पनखुड़ी ले ली। वह कम से कम समय में अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार करना चाहता था। बेशक इतनी तेजी से सुधार से उसके शरीर पर अधिक भार पड़ेगा, लेकिन फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। देवताओं और राक्षसों के शरीर की नींव के साथ ये भार कुछ भी नहीं था। अधिक से अधिक शरीर को परिष्कृत करने की प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक थी। जल्द ही फैंग चेन ने दूसरी और तीसरी पनखुड़ियां ली और ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और पहले की तरह ही तेजी से उसके पूरे शरीर को ढाक लिया। उसके शरीर ने इसे तुरंत अवशोषित कर लिया, जिससे उसे आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन उसी समय आनंद के साथ साथ दर्द भी हुआ, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये दर्द दूसरी पनखुड़ी को अवशोषित करने के समय की तुलना में कई गुना अधिक दर्दनाक होता है। इससे फैंग चेन को एहसास हुआ कि वह जितनी अधिक पनखुड़ियां लेगा, दर्द उतना ही अधिक होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि जितनी अधिक पनखुड़ियां वे लेंगे, उतनी ही अधिक और शुद्ध ऊर्जा होगी, जिससे उनके सुधार में बहुत मदद मिलेगी। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। आखिरकार स्वर्गीय क्रिस्टल स्नोलोड्स का रिकॉर्ड में ऐसा प्रभाव नहीं था। क्या इसलिए कि यह यहाँ होगा, या इसलिए कि ये 10,000 साल तक चला? फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन अभी इस बारे में अटकलें लगाने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, पहले अभ्यास जारी रखो। हो सकता है कि 10वीं पनखुड़ी लेने पर अन्य चमत्कारी प्रभाव हों। तुरंत ही उन्होंने अभ्यास जारी रखा। और दूसरी तरफ निंग तियानचेन स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में आया और गुप्त विधि के माध्यम से उसने जल्दी से सु वानर को ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि सु वान र बहुत भाग्यशाली थी। जब उसे टेलीपोर्ट किया गया तो मार्ग में एक भी राक्षस नहीं था, इसलिए उसने अपनी जान बचाई। जैसे ही वह मार्ग से बाहर आया, वह बहुत भाग्यशाली था और उसकी मुलाकात निंग तियानचेन से हुई, जो उसे ढूंढ रहा था, और उसे ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ा। लेकिन फैंग चेन के प्रति उसकी नफरत और भी मजबूत होती जा रही है। अगर फैंग चेन को ईमानदारी से मार दिया गया होता तो उसे ऐसा अपराध कैसे सहना पड़ता। वह बहुत पहले ही परिवार की खुशियां मना रही होती। जिस बात से उसे सबसे अधिक नाराजगी हुई वह ये थी कि तुचेंग में फैंग चेन को स्वर्ग की 3 सुंदरियों का अनुग्रह प्राप्त हुआ था, जिससे वह बहुत ईर्ष्यालु हो गई थी। क्यों? क्या वह कमीना बिना पिता और माँ के स्वर्ग की इन 3 सुंदरियों का पक्ष जीत सकता है? वह केवल उसके चरणों में घुटने टेकने के योग्य है, उसका दास बनने के भी योग्य नहीं। मास्टर, इस बार हमें उस कमीने को खत्म करना होगा, सु वानर ने दांत पीसते हुए कहा। निंग तियानचेन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बर्फ के रंग के गुप्त क्षेत्र में एक और गुप्त क्षेत्र है, लेकिन ये ठीक है, यहाँ बाहर के लोग इसे नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की ठंडी हवा भिक्षुओं पर बहुत प्रभाव डालती है। खेती जितनी कमजोर होगी, उतना ही अधिक प्रभावित होगा। इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि कमीना कहाँ जा सकता है। उस समय फैंग चेन डुआनमू बेक्स्यू, झाओ शिमाए और लिनजुयान से घिरा हुआ था। ये सभी लोगों से स्वर्ग की सुंदरताएं हैं और वे फैंग चेन के बहुत करीब हैं। यदि उसने उस समय कार्रवाई की होती तो वह लुतियान क्षेत्र को जीवित छोड़ने के बारे में नहीं सोचता। इसलिए वह अवसरों की तलाश में रहा, जब तक कि अचानक वह इस जगह पर नहीं आ गया। इससे पहले कि निंग तियानचेन कुछ बोल पाते, सु वेन ने अपने खून की एक बूंद बाहर निकाली और उसे जादुई हथियार पर गिरा दिया। अचानक जादुई हथियार का सूचक एक दिशा में घूमने लगा। निंग तियानचेन ने ये देखा और जोर से हंसा। मैं देखूंगा कि इस बार तुम कहाँ भागते हो। तुरंत वह अमेलिया सु को लेकर उस दिशा में भाग गया। यद्यपि वह भी ठंड से प्रभावित था, लेकिन अपनी 6ठी स्तर की साधना के कारण वह अन्य भिक्षुओं की तुलना में इसे झेलने में अधिक सक्षम था। यही उसके इस विश्वास का आधार भी था कि वह फैंग चेन को मार सकता है। हालांकि फैंग चेन जल्दी से बच निकलता है, लेकिन ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसे रुकना पड़ता है। और उसकी सहन शक्ति फैंग चेन से कहीं अधिक मजबूत है, और फैंग चेन किसी भी हालत में उससे आगे नहीं भाग सकता। फैंग चेन को नहीं पता था कि निंग तियानचेन पहले से ही यहाँ आ रहा था। इस समय उसने 8वीं पनखुड़ी ले ली है और उसका भौतिक शरीर स्वर्ण शरीर के 6ठे स्तर पर पहुंच गया है। जैसे जैसे भौतिक शरीर में सुधार होता गया, ताओ क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया और 8वें स्तर के शिखर क्षेत्र तक पहुंच गया, जो 9वें स्तर से केवल एक कदम दूर था। हालांकि फैंग चेन के शरीर से लगातार खून रिस रहा था।
रक्त सोने में बदल गया और समृद्ध आभा से भर गया। यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि उसे संपूर्ण रूप से अवशोषित नहीं किया जा सकता। ये सही है, यहाँ तक कि फैम चेन, जिसके पास एक देवता और दानव का शरीर है, वह भी इस स्वर्गीय क्रिस्टल बर्फ कमल की ऊर्जा को जल्दी से परिष्कृत नहीं कर सकता है। लेकिन वह रुक नहीं सकता। एक बार वह रुक गया तो पंखुड़ियों का कोई आशीर्वाद प्रभाव नहीं होगा। इस मामले में ऊर्जा 90% तक खो जाएगी, जो कि दुखद है। जहां तक शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाने की बात है, फैम चेन को इसकी परवाह नहीं है। देवताओं और दानवों के शरीर से चोटें जल्दी ठीक हो सकती हैं। बस बात यह है कि यह अवशोषण प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है और सामान्य लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन फैम चेन, जो अक्सर दर्द से पीड़ित रहता है, के लिए यह उसकी इच्छाशक्ति की एक और परीक्षा है। जब 8वीं पंखुड़ी अवशोषित हो गई तो फैम चेन के शरीर को परिष्कृत करने का क्षेत्र फिर से सुधर गया और वह सुनहरे शरीर के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। और ड्रैगन हाथी तकनीक को भी 8वें स्तर तक विकसित किया गया है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 9वीं पंखुड़ी ले ली। अचानक ऊर्जा की एक और लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गई और फैम चेन दर्द से कराह उठा और पीड़ा में मुस्कुराने लगा। लेकिन उसे अभी भी साधना की स्थिति बनाए रखनी थी, लगातार अपनी मुठ्ठियां हिलाते रहना था और चारों ओर धमाके करने थे। ड्रैगन हाथी का भूत फिर से पर्दे के पीछे दिखाई देता है, लेकिन इस बार यह पहले की तरह सिर्फ छाया नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यदि आप करीब से देखें तो आप छिद्रों का विस्तार और संकुचन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने असली ड्रैगन और हाथी खड़े हों। अब तक फैम चेन ने ड्रैगन हाथी की चाल और आकार को पूरी तरह से समझ लिया है, और यहाँ तक कि वह निस्वार्थता की स्थिति तक पहुँच गया है, और वह ड्रैगन हाथी है। उसी समय उसके पीछे महान दाव की आभा फूट पड़ी। 2 दाव अक्षर इकट्ठे हुए, जो शब्द थे ड्रैगन और हाथी। इस क्षण उसे पूरी तरह से एहसास हो गया कि ड्रैगन और हाथी क्या होते हैं। लुओ युन एर, जो पहाड़ की तलहटी में था, हिलते हुए हिमखंड को देखकर बहुत हैरान हुआ। अन्य साधकों को हिमखंड पर ठंड का सामना करने में बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन फैम चेन ने सीधे तौर पर ठंड को नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि उस पर अभ्यास भी किया, जो कि बस एक राक्षस था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? वह वास्तव में जानना चाहती थी कि फैम चेन ने ये कैसे किया। लेकिन इस समय हिमखंड पर सारी हलचलें तुरंत गायब हो गईं। लुओ युन एर दंग रह गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ये दुश्मन ही था जो दरवाजे पर आ रहा था। उसने सही अनुमान लगाया। जब उसे एक निराधार संबंध महसूस हुआ तो फैम चेन ने शेष 2 पंखुड़ियों को लेना छोड़ दिया और खुद को मजबूत किया। जब उसने डुआनमू जिन को ये कहते सुना कि उसे भाग्य द्वारा खोजा जा सकता है, तो उसने हमेशा अपने अंदर कुछ ऐसे बदलावों की ओर ध्यान दिया जो नहीं होने चाहिए थे। हालांकि यह एहसास भ्रामक था, लेकिन फैम चेन को यकीन था कि कोई आ रहा है। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और गंदी हवा की सांस छोड़ी। गोल्डन बॉडी 6ठी स्तर की चोटी, झोंग युआन 8वीं स्तर की चोटी, बस इतना ही काफी है। झोंग युआन 8वीं स्तर की चोटी बनाम वेन दाओ 6ठे स्तर। फैम चेन कभी भी अन्य समय में लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब समय की मार को देखते हुए ये कहना कठिन है कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। आधे घंटे के बाद फैम चेन ने अपनी आंखें खोली और एक निश्चित दिशा में देखा। आखिरकार यहाँ निंग तियानचेन और सू वान एर को तेजी से यहाँ आते देखकर जब फैम चेन ने उसे देखा तो निंग तियानचेन ने भी फैम चेन को देखा। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, इस बार देखूंगा कि तुम कैसे बच निकलते हो। निंग तियानचेन मुस्कुराया और जल्दी से सू वान एर के पास पहुंचा, लेकिन जब वह हिमखंड के पास पहुंचा तो रुक गया। हिमखंड के ठीक नीचे उसे भयानक ठंड का एहसास हो रहा था। भले ही वह उस पर था, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता था, लेकिन फैम चेन उस पर था। क्या हो रहा है? क्या उस कमीने के पास गर्म रहने का कोई तरीका है? उन्होंने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। यदि ऐसा है तो यह फैम चेन द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है। सू वानर ने निंग तियानचेन को पहाड़ की तलहटी में खड़ा देखा और असमंजस में पूछा, मास्टर, वह कमीना पहाड़ पर है। यह एक बढ़िया अवसर है। निंग तियानचेन ने सू वानर को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। सू वान की साधना और दृष्टि के साथ व्याख्या करना बेकार था। इस समय पहाड़ से फैम चेन की आवाज आई, क्या? निंग तियानचेन, क्या तुम ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, या तुम डर रहे हो? उसका स्वर तिरस्कार से भरा था, मानो उसे यकीन हो कि निंग तियानचेन पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा।
निंग तियानचेन का चेहरा बदसूरत था। उसने ठंडे स्वर में कहा, कमीने, अगर हिम्मत है तो नीचे आओ। फैंग चेन ने व्यंग्य किया, या तो ऊपर आओ या फिर। जैसे ही ये शब्द निकले, निंग तियानचेन और सु वान एर के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्हें यकीन था कि फैंग चेन ऐसा कर सकता है। मास्टर, ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है, सु वान ने उत्सुकता से चिल्लाया। वह मरना नहीं चाहती थी, बाहर मौज मस्ती करने के लिए अभी भी अच्छा समय बाकी था। निंग तियानचेन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने पुनः हिमशैल के शीर्ष की ओर देखा और अचानक उसे एक ध्वजा मंद मंद लहराती हुई दिखाई दी। वह मन ही मन द्रवित हो गया। क्या ये हो सकता है कि उस कमीने ने भयानक ठंडी हवा का प्रतिरोध करने के लिए कोई संरचना बनाई हो? यदि यह वास्तव में एक संरचना होती, तो संरचना में प्रवेश करते समय निश्चित रूप से मुझ पर ठंडी हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फैंग चेन ने जो किया वह वास्तव में एक भेड़िया था जो बाघ होने का नाटक कर रहा था। उसे लगा कि जितना अधिक वह खुद को धमकाएगा, उतनी ही कम उसकी हिम्मत सामने आने की होगी। ये सही है, यह ऐसा ही होना चाहिए, उसने आत्मपुष्टि के साथ अपने आप से कहा। हे, उसने व्यंग्य करते हुए फैंग चेन से कहा, कमीने, अगर मेरा अनुमान सही है, तो तुम्हें ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए थी, है न? हिमखंड पर बैठे फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप उसे देखा। ये देखकर निंग तियानचेन और अधिक आश्वस्त हो गया। सु वानर ने भी कहा, मास्टर, वह डरा हुआ है, ये वैसा ही होगा जैसा आपने अनुमान लगाया। जल्दी करो और उस कमीने को मार डालो। निंग तियानचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडे स्वर में कहा, आप। बोलने के बाद वह प्रकाश की किरण में बदल गया और हिमखंड की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह हिमखंड में दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन निंग तियानचेन, एक मध्य अवस्था के महान व्यक्ति के रूप में, अभी भी थोड़ी देर के लिए टिक सकता था। बेशक, इसका आधार यह नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग इच्छानुसार किया जाए। जल्द ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। फैंग चेन सबसे ऊंचे स्थान पर गर्व से खड़ा होकर उसे उदासीनता से देख रहा था। मुझे पता था तुम ऊपर आओगे, उसने हल्के से कहा। निंग तियानचेन के लिए खुद को मारने का ये सबसे अच्छा मौका है, और उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है, और वह डरता नहीं है, भले ही वह जानता हो कि यह एक जाल हो सकता है। केवल इसलिए कि वह हमेशा सतर्क रहता था, वह इतने लंबे समय तक हिचकिचाता रहा। फैंग चेन की चाल से दूसरे पक्ष को हिमखंड पर तेजी से चढ़ने में मदद मिली। निंग तियानचेन ने चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई संरचना नहीं थी। तथाकथित गठन ध्वज वास्तव में बेतरतीब ढंग से किनारे पर लगाया गया था, तथा वहां कोई गठन ही नहीं था। ये सुनकर निंग तियानचेन का दिल कांप उठा। क्या ये कमीना ठंड से नहीं डरता? तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? निंग तियानचेन इस बारे में बहुत घबराया नहीं था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से हरा सकते हो? भले ही मैं ठंड से प्रभावित हूँ, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक झटके में मार सकता हूँ। फैंग चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई, लेकिन जल्द ही गायब हो गई और ठंडे स्वर में कहा, क्या होगा अगर आप उसे मार नहीं सकते? नहीं, ये वार तुम्हें मार देगा, निंग तियानचेन ने गर्व से कहा। अगले ही पल उसका शरीर चमक उठा और उसके हाथ में एक छोटा सा सितारा दिखाई दिया। जब उसने इस तारे को देखा, तो फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह इससे मौत का खतरा महसूस कर सकता था। इस स्टार को मारने के इरादे ने मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अब मर जाओ। उसने मुंह भर खून थूका और उस पर गिर पड़ा, और भयानक आध्यात्मिक शक्ति उसमें भर गई, और फिर उसने चिल्लाकर उसे फैंग चेन की ओर फेंक दिया। फैंग चेन का चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने पाया कि वह हिल नहीं सकता। अगले ही पल उसके आसपास की दुनिया काफी बदल गई और आसपास का वातावरण सितारों और ब्रह्मांड के समुद्र में बदल गया। सितारों की रोशनी चमक उठी और फैंग चेन को बंद कर दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। निंग तियानचेन ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, भले ही तुम ताओ के 7वें स्तर पर हो, तुम इस स्टार को मारने के इरादे से बच नहीं सकते। अगर तुम बंद हो गए तो तुम मर जाओगे। कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर तुम इस पर जाल बिछाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? बेवकूफ और हास्यास्पद। फैंग चेन के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह बेकार था। मरना। निंग तियानचेन ने दहाड़ लगाए और ब्रह्मांड के अनगिनत तारे नीचे गिर पड़े। विस्फोट हो गया। फैंग चेन विस्फोट के केंद्र में था और तुरंत ही शून्य में बदल गया। निंग तियानचेन उस स्थिति को घूरता रहा, और जब उसे लगा कि फैंग चेन मर चुका है, तो वह फिर से जोर से हंसा।
हाँ हाँ हाँ, त्यानयांगजी, क्या तुमने देखा? तुम उस समय मुझसे ज्यादा दुष्ट थे, तो क्या हुआ? अंत में न तो तुम और न ही तुम्हारे शिष्य मुझसे बच पाए। केवल मैं ही एक अद्वितीय शक्ति बनने के लिए किस्मत में हूँ। तुम केवल मेरे कदम का पत्थर हो सकते हो। वह बेतहाशा हंसा, ये सोचकर कि जब वह स्वर्ग का गौरव बन गया था, तब त्यानयांग जी ने कभी औपचारिक रूप से उसकी ओर नहीं देखा था। वह उस महिला के बारे में सोच रहा था जिसे वह उस समय पसंद करता था, जो त्यानयांगजी के प्रति आसक्त थी और उसके लिए सब कुछ देने को तैयार थी। ये सोचकर कि कैसे उसके गुरु ने एक बार आह भरी थी और सोचा था कि उसके शिष्य त्यानयांगजी से इतने बदतर क्यों हैं। इस क्षण अपमान, घृणा, क्रोध और ईर्ष्या पूरी तरह से भड़क उठी। उसके हृदय में एक हार्दिक भावना उमड़ पड़ी। वह अंतिम विजेता है। तुम बहुत जल्दी बहुत खुश हो गईं। लेकिन इस समय अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। निंग तियानचेन का शरीर कांप उठा, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। यह आवाज नहीं आनी चाहिए थी। वह तो उसके सबसे शक्तिशाली प्रहार से ही मारा गया था। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, लेकिन फैंग चेन शांति से वहीं खड़ा रहा और उसे मजाक भरी नजरों से देखता रहा। उसने उस स्थान को देखा जहां तारा फटा था। वहां की ऊर्जा नष्ट हो गई थी और एक क्रिस्टल जैसी वस्तु वहां तैर रही थी। अभी की स्टार पावर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्या हो रहा है? निंग तियानचेन को एहसास हुआ कि उसे शायद मूर्ख बनाया गया है। फैंग चेन ने शांति से उसकी ओर देखा। जब उसे लगा कि निंग तियानचेन आने वाला है, तो उसने अपने रूप में बदलने के लिए 1000 परिवर्तन क्रिस्टल का उपयोग किया। यद्यपि 1000 परिवर्तन क्रिस्टल स्वयं के समान शक्तिशाली क्लोन में रूपांतरित नहीं हो सका, लेकिन यह अपने रूप और आभा को पूरी तरह से बदल सकता था। जब तक ये कोई कार्रवाई नहीं करता, तब तक मास्टर स्तर का मास्टर भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाएगा। उसके अनुमान के अनुसार निंग तियानचेन उसे जल्द से जल्द मारना चाहता होगा, क्योंकि उसे पता चला कि उसने हिमखंड में प्रवेश करते समय ठंडी हवा को अनदेखा कर दिया था। ये बहुत संभावना है कि उसका हमला एक घातक झटका होगा, और जैसा उसने अनुमान लगाया था, निंग तियानचेन ने वैसा ही किया। इससे उसे बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। उसने खुद से पूछा कि क्या वह अभी निंग तियानचेन के हमले को रोक नहीं सकता। यदि वह सचमुच ऐसा होता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। यह क्या है? तुमने ये कैसे किया? निंग तियानचेन ने सवाल किया, लेकिन फैंग चेन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसकी आभा बदल गई और वह सीधे भगवान और दानव की दूसरी अवस्था में प्रवेश कर गया, और तुझी तलवार और दिव्य दंत तलवार प्रकट हुई। इस बार मेरी बारी है। निंग तियानचेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। अभी अभी उसने एक हमले में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 50% इस्तेमाल किया है, और साथ ही उसके शरीर में 70% अतिरिक्त ठंडी हवा भी थी। एक बार जब यह 90% तक पहुंच गई और वह इससे छुटकारा नहीं पा सका, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, और शेष 20% से फैंग चेन को मारना असंभव था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटा और भाग गया। जब तक वह हिमखंड से दूर रहेगा, उसके पास बच निकलने का मौका रहेगा। जब ठंडी हवा बाहर निकाली जाएगी, तो उसे फैंग चेन को मारने का मौका मिलेगा। लेकिन फैंग चेन उसे कैसे भागने दे सकता था? लुओ यूनर। उन्होंने दास मोहर के माध्यम से लुओ यून एर को सूचित किया। लुओ यून एर, जो अज्ञात समय से बाहर घात में बैठा था, ने फैंग चेन का आदेश सुनने में संकोच नहीं किया और सीधे कमल मंच को बाहर फेंक दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि निंग तियानचेन को भागने का कोई मौका न मिले, उसने अपना एक मुंह खून छिड़का और कमल के मंच को चरम सीमा तक धकेल दिया। कमल का फूल चमक उठा और तेजी से हिमखंड के शीर्ष पर पहुंच गया। अगले ही पल ऊपर से नीचे की ओर एक कमल का फूल खिल उठा और पूरे हिमखंड को ढक लिया। जब ये पूरी तरह से खुल गया, तो लुओ यून एर का चेहरा तुरंत पीला और रक्तहीन हो गया। इस हमले की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फैंग चेन को संतुष्ट करने के लिए उसे यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना पड़ा कि कोई गलती न हो। जब निंग तियानचेन ने पूरे हिमखंड को कमल के फूल से ढका हुआ देखा, तो उसके चेहरे पर डर की एक झलक उभर आई। उन्होंने कमल पर प्रहार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई, लेकिन पाया कि वह केवल थोड़ा सा ही हिला और बिल्कुल भी नहीं हिलाया जा सका। ये देखकर निंग तियानचेन को पता चल गया कि वह बच नहीं सकता। उसने अपना सिर घुमाया और फैंग चेन की ओर देखा, जो कदम दर कदम दबाव डाल रहा था, और कहा, फैंग चेन, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? मुझे जाने दो। मैं दिखावा कर सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं, और मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। यदि तुम्हें मुझे मारना ही है, तो अंतिम परिणाम केवल हार वाली स्थिति होगी। तुम्हें ऐसा क्यों करना है? ऐसा दिखावा करो जैसे कुछ हुआ ही न हो।
ये सुनकर फैंग चेन मुस्कुराया। आपने मुझे शेंडोंग क्षेत्र से लोटियंग क्षेत्र तक और लोटियंग क्षेत्र से यहाँ तक पीछा किया। अब आप मुझे बताएं कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या ये संभव है? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी गायब हो गई और मेरे बूढ़े पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई। मैं इन नफरतों को कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलते हुए फैंग चेन की अभिव्यक्ति और अधिक ठंडी हो गई और उसके चारों ओर की राक्षसी शक्ति अधिक भयानक और क्रूर हो गई। निंग तियानचेन ने फैंग चेन को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा। उसके चेहरे का भाव पीला पड़ गया और उसके दिल में डर का भाव पैदा हो गया। जब फैंग चेन ने अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई तो वह भी डर गया। उसे डर है कि जब फैंग चेन बड़ा होगा तो उसकी खुद की मौत हो जाएगी। लेकिन उसने सोचा था कि ऐसा 10 साल से भी अधिक समय बाद होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। इस पल उसे वास्तव में वही डर महसूस हुआ जो उसने त्यान्यांगजी का सामना करते समय महसूस किया था। यह उसकी आत्मा का डर था जिसने उसे पूरे साल एकांत में रखा। त्यान्यांगजी को डर था कि वह मरने तक एकांतवास से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, उस समय तुम्हारे स्वामी ने मुझे परास्त कर दिया था, लेकिन वह मर गया था। अब तुम भी वही करो। केवल मैं ही अंत तक जीवित रह सकता हूँ। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह झोंग युआन राज्य में किसी को मार भी नहीं सकता। अगले ही पल ऊर्जा उसके हाथ से होकर एक बड़ी कुल्हाड़ी में बदल गई और फैंग चेन पर वार करने लगी। बड़ी कुल्हाड़ी आसमान तक पहुंचती है, गति उग्र होती है। ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने जैसा है। फैंग चेन शांत दिख रहा था। देवताओं और राक्षसों की शक्ति बेलगाम दोहरे ब्लेड में एकत्र हुई और एक तलवार से कट गई। ये भगवान शैतान क्रॉस स्लैश है। टकराना। दोनों पक्षों की जादुई शक्तियां आपस में टकरा गईं। हवा में तुरंत विस्फोट हो गया। झटका बराबरी का था, लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत थी, जबकि निंग तियानचेन का चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था और उसके पूरे शरीर पर बर्फ जमने लगी थी। ये वह बिंदु है जहां शरीर में ठंडक 70% तक पहुंच गई है। हालांकि फैंग चेन के शरीर में ठंडी हवा का कोई निशान नहीं है। शरीर में प्रवेश करने वाली कोई भी ठंडी हवा देवताओं और राक्षसों के शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। मुझे मारना चाहते हो तो फिर अच्छे जीवन के बारे में सोचना भी मत। निंग तियानचेन की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। दहाड़ ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। ये देखकर फैंग चेन बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया, क्योंकि वह निंग तियानचेन से सीधे भिड़ना नहीं चाहता था। उसी समय दुष्ट दानव शील्ड प्रकट हुई, जो किसी भी समय निंग तियानचेन के अचानक विस्फोट का सामना करने के लिए तैयार थी। निंग तियानचेन ने देखा कि फैंग चेन उससे सीधे लड़ना नहीं चाहता था। वह गुस्से में था, कमीने, क्या तुम इतने बेकार हो? फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप, एक बूढ़े व्यक्ति जो सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो अभी 20 वर्ष का भी नहीं हुआ है, और आप में ये कहने की हिम्मत है कि अन्य लोग बेकार हैं। यदि तुम तैयार हो तो अपनी साधना को झोंग युआन के 8वें स्तर तक दबा दो। मैं तुम्हें दोनों हाथों और पैरों से मार डालूंगा। निंग तियानचेन तुरंत अचंभित और अवाक रह गया। वह केवल शक्तिशाली जादुई शक्तियों के साथ दहाड़ और विस्फोट कर सकता था। फैंग चेन की ओर विस्फोट करो। फैंग चेन शांत दिख रहा था और उसने राक्षस ढाल को अपने सामने पकड़ रखा था। ढाल पर एक बड़ा मुंह। उसने वास्तव में जादुई शक्ति निगल ली और उसी समय निंग तियानचेन की पीठ से अचानक एक कौर बाहर आ गया और जादुई शक्ति वास्तव में बाहर निकल गई। सौभाग्य से निंग तियानचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और चकमा दे दिया, लेकिन इस तरह उसने बहुत सारी ठंडी हवा को अवशोषित कर लिया। निंग तियानचेन अधिक से अधिक चिंतित हो गया और फैंग चेन के करीब जाने के लिए अपनी भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन फैंग चेन ने अपने आकाश को चीर देने वाले वज्रपंख अपने पीछे फैलाए और एक जोरदार विस्फोट के साथ वह हिमखंड के दूसरे भाग में प्रकट हो गया और वह बिल्कुल भी नहीं पकड़ सका। उसी समय निंग तियानचेन दुष्ट दानव ढाल और 1000 परिवर्तन क्रिस्टल के कारण फैंग चेन के करीब भी नहीं आ सका। निंग तियानचेन का शरीर अधिक से अधिक बर्फ से ढक गया था और साथ ही वह अधिक से अधिक पागल और चिंतित होता जा रहा था। कमीने, रुको, मैं पूर्वी दिव्य क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, जिसके मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है। अगर मैं यहाँ मर गया तो मास्टर तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। तियान्यू दिव्य संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ। मौत के डर के कारण निंग तियानचेन और भी अधिक पागल हो गया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को बेईमानी से मुक्त करना शुरू कर दिया, जिससे उसका सार और रक्त जलने लगा। कभी कभी
वो बर्फ में जम जाने का नाटक करता और फैंग चेन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, फैंग चेन को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। थंडर विंग्स के शक्तिशाली विस्थापन के साथ निंग तियानचेन केवल पागल हो सकता था। कमीने, तुम्हें अच्छे से मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से मरने की जरूरत नहीं है। अंततः निंग तियानचेन के शरीर में ठंडक चरम सीमा पर पहुंच गई और उसका पूरा शरीर जम गया, मानो वह जमने वाला हो। लेकिन यहाँ, चाहे आपकी साधना का स्तर कुछ भी हो, एक बार आप जम गए तो आपकी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी और आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। फैंग चेन ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुमसे बेहतर जीवन जीऊंगा। तभी उसे फिर से कुछ याद आया और उसने शांति से कहा, वैसे मुझे याद है कि शेनडोंग क्षेत्र में अभी भी आपके रिश्तेदार हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, निंग तियानचेन का शरीर कांप उठा। स्वाभाविक रूप से उनके रिश्तेदार शेनडोंग क्षेत्र में हैं और यह एक बड़ा परिवार भी है। आप क्या करना चाहते हैं? निंग तियान ने फटी हुई आंखों से फैंग चेन को देखा, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। क्या? फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, जो कुछ भी तुम मेरे साथ करोगे, मैं भी उनके साथ वही करूंगा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें दो विकल्प दूं? या तो जल जाओ या फिर ठंड से मर जाओ। निंग तियानचेन ने अविश्वास से अपनी आंखें खोलकर फैंग चेन को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मुंह से क्या निकल रहा था। फैंग चेन, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? इससे तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा, क्या तुम्हें पता नहीं है? वह चिल्लाया, क्या इससे परिवार को नुकसान हो रहा है? ये सुनकर फैंग चेन जोर से और बेतहाशा हंसा। क्या तुमने कभी इस मुद्दे के बारे में सोचा था जब तुमने मेरी पत्नी पर हमला किया था? जब तुमने मेरे दादा वेंग को मारा था, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम किस तरह का बदला लोगे? वह इस नाराजगी को कभी नहीं भूला है। मैं लड़ूंगा। निंग तियानचेन गुस्से से दहाड़ा। मैं फैंग चेन से लड़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन अभी आधा सफर ही बीता था कि उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम गई और ऊपर से नीचे तक फैल गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में ठंडी ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई है और बाहर नहीं निकल पाई है, जिससे वह पूरी तरह से जम गई है। तुम मर जाओगे, उसने अपनी आखिरी ताकत से यह कहा और अंततः वह पूरी तरह से जम गया। फैंग चेन ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख बन जाऊंगा? आवाज गिरने के बाद निंग तियानचेन, जो जम गया था, एक कर्कश ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गया। उसने फैंग चेन को उग्रता और हताशा से देखा। यही वह समय था जब उसने फैंग चेन को जाल में फंसाने के लिए अपना आखिरी खून भी खर्च कर दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आसानी से पकड़ा जाएगा। वह नहीं जानता था कि फैंग चेन के पास देवताओं और राक्षसों की आंखें थीं, और उसने एक नज़र में ही उन्हें देख लिया था। अब वह नौसिखिया फैंग चेन नहीं रहा। निंग तियानचेन का चेहरा निराशा से भरा था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास फैंग चेन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। तुम मर जाओगे। अंत में वह केवल दांत पीसते हुए ये वाक्य कह सका और सचमुच एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। फैंग चेन ने निंग तियानचेन को देवताओं और राक्षसों की नजरों से देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह वास्तव में मर चुका है, उसने उसे तलवार से छेद दिया और वह बर्फ की धूल में बदल गया, जिससे केवल भंडारण बैग ही तैरता रह गया। उसने अपने हाथ में स्टोरेज बैग पकड़ रखा था, उसका चेहरा उलझन भरा था। जिस अस्तित्व ने उसे शुरू में निराश किया था, वह अब उसके हाथों में मर गया, और यह बहुत आसान था। यद्यपि उसने समय और स्थान का लाभ उठाकर दूसरे पक्ष को मार डाला, फिर भी वह उसके हाथों ही मरा। दादाजी वेंग, मैंने आपका बदला ले लिया है। फैंग चेन ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे नहीं पता कि दादाजी वेंग, जो ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र में बहुत दूर हैं, इसे सुन पाएंगे या नहीं, और क्या वे अकेले अकेले होंगे। फैंग चेन ने फैसला किया कि लुओ तियानियों में सभी समस्याओं को हल करने के बाद वह बूढ़े लोगों और दादाजी वेंग से मिलने के लिए भगवान के पूर्वी क्षेत्र में वापस जाएगा। बेशक निंग तियानचेन को हल करने के बाद अभी भी एक व्यक्ति है जिसे हल नहीं किया गया है। वह सु वान एर को उदासीनता से देखता रहा जिसे लुओ युन एर ने पकड़ लिया था। इस समय सु वान घबरा गई थी। उसने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन द्वारा जमे हुए निंग तियानचेन को तलवार से मारने का दृश्य देखा। फैंग चेन को हिमखंड से नीचे आते देख सु वान घुटनों के बल गिर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। फैंग चेन, मुझे दुख के सागर से बचने में मदद करने के लिए धन्यवाद। उस कमीने निंग ने मुझे पहले भी धमकाया था।
अगर मैं वह नहीं करूंगा जो वह मुझसे करने को कहता है, तो वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जीवित रहने के लिए और तुम्हें देखने के लिए मैं केवल अस्थायी रूप से ही उसके आगे झुक सकता हूँ। इस समय वह फूट फूट कर रोने लगी और उसका थका हुआ और पीला चेहरा दयनीय हो गया। अगर किसी को सच्चाई नहीं पता होती तो उन्हें इस समय सू वान अब पर सचमुच दया आती। यह अफसोस की बात है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति फैंग चेन है, जो अनगिनत परीक्षणों से गुजरा है। उसने सू वनार को ठंडे भाव से देखा और सू वनार के अद्भुत अभिनय कौशल के कारण उसका दिल बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। क्या सू वान क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी हर हरकत पर विश्वास करूंगा? उसने ठंडे स्वर में कहा। सू वानर का नाजुक शरीर कांप उठा, लेकिन वह अभी भी दयनीय दिख रही थी और बोली, फैंग चेन, बस इस बार मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे पहले भी बहुत प्यार करते थे। तुम मुझे जरूर माफ कर दोगे, है न? माफ करता हूँ, फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसके योग्य हो? ये सुनकर सू वानर का दयनीय रूप तुरंत क्रूर हो गया। फैंग चेन, मत भूलना, जब तुमने अपनी साधना त्याग दी थी तो उन 5 वर्षों के दौरान तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा था? अगर मैं न होता तो आज तुम उस स्थान पर नहीं होते जहां हो। तुम कृतघ्न कमीने, बोले। इसके बदले में उसने जो कहा वह फैंग चेन की हथेली थी, जो सीधे कई फीट दूर उड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अमेलिया सू का चेहरा अविश्वास से भरा था। फैंग चेन ने सू वानर को ठंडे भाव से देखा और कहा, ये थप्पड़ मास्टर के लिए है। मास्टर तुम्हारा पालन पोषण करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुमने बहुत सारे देशद्रोही और अनैतिक काम किए हैं। मैं, बोले। सू वानर अभी भी बहस करना चाहती थी, लेकिन फैंग चेन ने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ मास्टर की पत्नी के लिए है। अतीत में मास्टर की पत्नी तुमसे सबसे अधिक प्यार करती थी, लेकिन तुमने दूसरों के साथ मिलकर मास्टर की पत्नी को नुकसान पहुंचाया। इन 2 थप्पड़ों से सू वानर को चक्कर आने लगा और वह दर्द से चीखने लगी। टूट गया, टूट गया, टूट गया। लेकिन फैंग चेन के थप्पड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसने उसे कुछ और थप्पड़ मारे। ये कुछ थप्पड़ तुम्हें विश्वासघाती, अधर्मी और बेशर्म बना देंगे। सू वान एर ने अपने गालों को ढाक लिया। उसकी आंखें लाल और भय से भरी थीं और अब उसमें पहले जैसा अहंकार का जरा भी निशान नहीं था। फैंग चेन ने उसे ठंडे भाव से देखा और विनाशकारी विपत्ति की राक्षसी तलवार पुनः प्रकट हो गई। तुम क्या कर रहे हो? सू वानर ने अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ फैंग चेन को देखा। उसके चेहरे पर जलन के दर्द को नजरअंदाज करते हुए दोनों ने बर्फ को पकड़ लिया और पागलों की तरह पीछे की ओर रेंगने लगे। निश्चिंत रहें, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें खुशी से मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें निराशा में मरने दूंगा। अगले ही पल उसने अपनी तलवार से वार कर दिया। बर्फ से अनगिनत भूत निकले और सू वानर को घेर लिया। सू वानर का चेहरा भय से भर गया और अगले ही पल अनगिनत दुष्ट भूत सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गए। नहीं, वह हताश होकर चिल्लाए, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसे सीधे तौर पर नहीं मारा। वह पागलों की तरह मौके पर ही चिल्लाने लगी और अपने सिर को खुजाती रही, जिससे उसके सिर पर गहरा खून का निशान बन गया। सिर से चेहरे तक, चेहरे से गर्दन तक। लुओ युन एर, जो ये सब देख रही थी, अचंभित रह गई और उसके चेहरे पर भय के भाव थे। भयानक, चल दर, फैंग चेन ने लुओ युनेर से कहा। उसके बारे में क्या? लुओ युनर ने पूछा। वह तो पहले ही मर चुकी है, फैंग चेन ने हल्के से कहा और बिना पीछे देखे मुख्य क्षेत्र की ओर चल दिया। लुओ युन एर ने स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और फैंग चेन के पीछे पीछे चला गया। लुओ युन एर बर्फ पर पागलों की तरह दौड़ा और अंततः हिमखंड की ओर भागा और एक हताश बर्फ की मूर्ति में बदल गया। आने वाले वर्षों में वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बर्फ की धूल के कण में बदल जाएगी। फैंग चेन और लुओ युनर केंद्रीय क्षेत्र तक चले गए। अचानक फैंग चेन रुक गया और तुरंत एक गति फूट पड़ी। उसकी साधना अचानक तेजी से बढ़ी और वह झोंग युआन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने वाला था। फैंग चेन दंग रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर लुओ युन एर ने तुरंत एक कमल स्टैंड निकाला और उन दोनों की रक्षा के लिए इसे कमल में बदल दिया, जिससे फैंग चेन की रक्षा हुई। वह किसी भी अवज्ञाकारी विचार को मन में लाने की हिम्मत नहीं करती थी। उसका जीवन और मृत्यु फैंग चेन के विचारों पर निर्भर था। एक बार जब उसके मन में कोई ऐसा विचार आता जो फैंग चेन के लिए हानिकारक होता, तो फैंग चेन को तुरंत पता चल जाता।
अब वह केवल फैंगचेन की अच्छी तरह से सेवा कर सकता है, तभी वह संभवतः उसकी जान बचा सकता है। फैंगचेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और निस्वार्थता की स्थिति में पहुंच गया। इस समय उसे लगा कि उसका मन साफ है और उसकी सफलता और भी आसान हो गई है। फैंगचेन को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी साधना का स्तर झोंग युआन के 8वें स्तर के शिखर से सीधे 9वें स्तर पर पहुंच गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और दिल में आह भरी। ये सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने अपना महान बदला ले लिया था और उसके हृदय में बाधाओं की एक परत तुरंत साफ हो गई थी और वह आगे बढ़ने में सक्षम हो गया था। इसे कारण और प्रभाव भी कहा जा सकता है। बधाई हो गुरुजी, लुओ यूनर ने बधाई दी। फैंगचेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो चलते हैं। मैंने यहाँ बहुत समय बर्बाद किया है और मुझे नहीं पता कि मुख्य स्थान पर अवसर दिखाई दिया है या नहीं। जैसा कि फैंगचेन ने कहा, इस समय कोर क्षेत्र में अवसर वास्तव में सामने आए हैं। कोर क्षेत्र में ठंडी हवा अधिक से अधिक भयावह होती गई, जो फैंगचेन के हिमखंड पर ठंडी हवा जितनी कमजोर नहीं थी। और यहाँ बर्फ और बर्फ से बना एक विशाल महल है। बाहर बहुत ठंड है, लेकिन अंदर का तापमान बिल्कुल ठीक है। बर्फ और बर्फ के महल में सबसे पहले पहुंचने वाले मिंग्याओ और अन्य लोग थे। उनके हाथों में ठंडी हवा का सामना करने के लिए जादुई हथियार थे। इस जगह में प्रवेश करने के बाद वे सीधे इस जगह पर पहुंचे। स्वाभाविक रूप से वे सबसे तेज थे। अगला है डुआन जुपिटर। उसके हाथ में मौजूद स्टार बॉक्स न केवल आध्यात्मिक वर्तमान परत की हिंसक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिरोध कर सकता है, बल्कि ठंडी हवा का भी प्रतिरोध कर सकता है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के बर्फ और हिम महल में चले गए और ऐसा लग रहा था कि वे इस जगह से बहुत परिचित हैं। अगली है लिन जुएयान। उसका मेजर बिंगक्सू है और उसे ठंडी हवा से कुछ हद तक प्रतिरोध है, इसलिए उसकी गति दूसरों की तुलना में थोड़ी तेज है। उसने डुआन मक्सिंग और अन्य लोगों की तरह सीधे भागने की हिम्मत नहीं की, लेकिन महल में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए एक पल के लिए हिचकिचाहट की कि कोई खतरा नहीं है। अन्य प्रतिभाशाली लोग भी एक के बाद एक पहुंचे और बर्फ और हिम महल में भाग गए। खजाने को जब्त करने के लिए लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। हाँ, यह मिलेनियम सकिल रहस्यमय जड़ है। मैं निश्चित रूप से इस बाधा को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। ये 5वें स्तर की तियान्नी गोली है। ये गोली सार को साफ कर सकती है और मज्जा को काट सकती है। इसमें शरीर को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता है। ये 6ठे स्तर की पृथ्वी युआन गोली है। इस गोली से मेरे सामने छिपे खतरों को आसानी से हल किया जा सकता है। बर्फ और हिम महल में कई खजाने हैं जो उन्हें खुश कर देते हैं। उन्होंने महल में खजाने की खोज में बहुत मेहनत की और कई लोगों ने खजाने के लिए लड़ाई भी की। एक क्षण में ही महल में हलचल मच गई और बम्बारी, गर्जना तथा जादुई शक्तियों के फूटने की ध्वनि अंतहीन हो गई। उनकी हरकतों से महल में कुछ चीजें भी जाग उठी। समूह में शामिल 3 भिक्षुओं ने महल के बाहर कुछ खजाने छोड़े और सीधे महल में भाग गए। बाहर महल में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और मेरा मानना है कि अंदर और भी खजाने होंगे, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने भी। जल्द ही उन्हें एक हॉल मिला जो अभी तक नहीं खुला था। तीनों बहुत उत्साहित थे और उन्होंने हॉल का दरवाजा जोर से खोला। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो वहां बर्फ से बनी राक्षसी आकृतियां कतार में खड़ी थीं। हम तीनों दंग रह गए। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, हिम राक्षस की आंखें चमक उठी और वह उन तीनों को भयंकर दृष्टि से देखने लगा। तीनों को एहसास हो गया कि खतरा है और जैसे ही वे कार्रवाई करने वाले थे, बर्फ का राक्षस एक जंगली ज्वार की तरह उनकी ओर दौड़ा। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वे बर्फ के राक्षसों की लहर में डूब गए और कुचलकर मर गए। बर्फ के राक्षस दहाड़ते हुए दूसरी जगहों की ओर भाग गए। अचानक महल में अराजकता फैल गई। ये हिम राक्षस कमजोर नहीं थे, उन सभी में दाव के प्रथम स्तर की ताकत थी। इसके अलावा उनकी संख्या बहुत बड़ी थी और कई भिक्षुओं ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उन्हें तुरंत मार दिया गया। हालांकि जो लोग बर्फ और हिम महल में प्रवेश कर सकते थे, वे सभी 9 प्रांतों के त्यान्जेयो थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और बर्फ राक्षसों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। यद्यपि इन हिम राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी ताकत आमतौर पर इन अभिजात वर्ग के प्रतिद्वंद्वी की नहीं थी और वे जल्दी से नष्ट हो गए। हालांकि बर्फ और बर्फ महल में केवल बर्फ राक्षस ही नहीं थे। जब अन्य लोग अन्य महल खोलते थे तो वे अन्य बर्फ मूर्तिकला राक्षसों को भी छोड़ देते थे। इन राक्षसों की ताकत असमान थी, कुछ झोंगयुआन क्षेत्र में थे और कुछ दाव क्षेत्र के तीसरे और चौथे स्तर में थे। कुछ समय के लिए बर्फ और हिम महल लाशों से भर गया
और बाहरी रैंकिंग से नाम गायब होते रहे, जिससे वे शक्तिशाली ताकतें स्तब्ध रह गईं। क्या हो रहा है? अंदर क्या हुआ? फिर से बड़ी संख्या में तियांजियो क्यों मर गए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग अन्य तियांजियो के हाथों नहीं मरते। क्या वहाँ कोई बड़ा खतरा है? सभी ने झाओ पिंगफान और अन्य लोगों की ओर देखा जो अभी भी शून्य में अभ्यास कर रहे थे। अंदर की छवि अभी तक नहीं खोली गई है, इसलिए वे केवल उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस समय झाओ पिंगफान गुस्से से चिल्लाया और गुप्त क्षेत्र पर आखिरी मुहर लगा दी। गुप्त क्षेत्र से अचानक एक तेज प्रकाश निकला और छवि तुरंत गायब हो गई, लेकिन फिर से प्रकट हो गई। इस बार छवि पिछली छवि से भिन्न थी, लेकिन इसमें एक महल दिखाया गया था जहां युद्ध हो रहा था, ठीक जमे हुए महल के अंदर। सफलता! सभी लोग बहुत खुश थे। वे सभी स्क्रीन पर देखने लगे और जब उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को बर्फ और हिम से बने राक्षसों के खिलाफ लड़ते देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। इन बर्फ और हिम राक्षसों के साथ क्या हो रहा है? सबसे कमजोर झोउ युआन के 8वें या 9वें स्तर पर हैं और सबसे मजबूत 3रे या 4थे स्तर पर हैं। एक शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति ने झाओ पिंगफान को देखा और कहा, यदि यह जारी रहा तो कई शिष्य मर सकते हैं। संप्रदाय मास्टर झाओ, गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा को क्यों नहीं रोक दिया जाता? हाँ, ये बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि इसमें आधे प्रतिभाशाली लोग मर जाएंगे। ये क्यूशू के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। अन्य लोगों ने भी यही बात दोहराई। बेशक कुछ लोग इससे सहमत हैं और कुछ इसके खिलाफ हैं। भाग्य, धन और सम्मान स्वर्ग द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रतिभाएं जीवन और मृत्यु के बीच बढ़ती हैं। यदि आप थोड़ी सी कठिनाई के कारण पीछे हट जाते हैं, तो भविष्य में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। ये सही है, एक नया गुप्त क्षेत्र खुलता है और यही उसके लिए अवसर है। अगर हम इस अवसर को अचानक समाप्त कर दें, तो इसमें और उनका अवसर छीन लेने में क्या अंतर है? क्या आप सभी उस गुप्त क्षेत्र में अवसर पाने में रुचि रखते हैं? बकवास! अगर इसमें मास्टर स्तर का विशेषज्ञ है, तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं? ग्रैंड मास्टर क्षेत्र, ये गुप्त क्षेत्र अधिकतम 5वें या 6ठे स्तर तक ही प्रवेश कर सकता है। एक बार यह इस सीमा को पार कर जाए, तो ये ढह जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? वह है। अगर ऐसा है तो यह उनकी जिंदगी है। चुप रहो, तुम्हारे संप्रदाय की प्रतिभा मर चुकी है। तुम क्यों नहीं चाहते कि दूसरे संप्रदाय की प्रतिभाओं को भी तुम्हारे साथ दफना दिया जाए? शक्तिशाली लोगों में बहस होने लगी और कुछ समय के लिए उनमें मतभेद हो गया। पर्याप्त! झाओ पिंगफान ने अपना मुंह खोला और लिंगहाई राज्य की भयानक आभा तुरंत फूट पड़ी। अचानक पूरा इलाका शांत हो गया। लिंगहाई क्षेत्र की भयावह आभा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे सहन कर सकें। झाओ पिंगफान ने शांति से कहा, जिन लोगों ने आज जो हासिल किया है, हम में से किसने तलवारों के पहाड़ और आग के समुद्र को पार नहीं किया है, और हम में से कौन लाशों के पहाड़ से बाहर नहीं निकला है? वह है। यान मियाओ ने गर्व से कहा, क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि गुप्त क्षेत्र में एक अतिरिक्त गुप्त क्षेत्र है? क्या यह एक सामान्य बात नहीं है? क्या उपद्रव है? 2 आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के स्वामी बोले, और अन्य लोगों ने कोई राय रखने का साहस नहीं किया, भले ही उनके पास कोई राय थी। हर कोई केवल उस गुप्त क्षेत्र को फिर से देख सकता था और प्रार्थना कर सकता था कि उनकी शक्तिशाली प्रतिभा अवसर का लाभ उठाकर सुरक्षित वापस लौट सके। टोंगटियन ने रैंकिंग सूची को देखा और जब उसने एक नाम गायब देखा तो वह आह भरकर बोला, निंग तियानचेन अभी भी मर चुका है। वह कैसे नहीं जान सकता था कि निंग तियानचेन ने क्यूशू सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था। वह बस कुछ भी नहीं जानने का नाटक कर रहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह फेंग चेन को मार सकता है, वास्तव में उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार फेंग चेन को तब नहीं मारा जा सकता था जब उसकी साधना केवल जियानेटियन क्षेत्र में थी। वर्तमान स्वर्गीय झोउ युआन क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि निंग तियानचेन की इसमें मौत हो जाएगी और उनकी मृत्यु ये सिद्ध कर देगी कि उनके पिछले निर्णय कितने मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद और असफल थे। वह कचरा निंग तियानचेन झोउ युआन राज्य के कमीने को भी नहीं मार सकता। सम्मेलन में कहीं न कहीं जीव जिंग भी बेहद बदसूरत दिख रहा था। उसने निंग तियानचेन से इतनी बर्बादी की उम्मीद नहीं की थी और पूछा कि 6ठा स्तर झोउ युआन के 8वें स्तर को नहीं मार सकता। भले ही प्रतिद्वंद्वी आज शीर्ष प्रतिभाओं में से एक हो, चाहे क्षेत्र में अंतर कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। कितना बेकार है। इसी समय एक आवाज धीरे से आई। ये सुनने के बाद
ज्यूबी का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह तुरंत खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर मंदारिन, आप यहाँ हैं। मैंने देखा कि एक आदमी उस तस्वीर को बदसूरत भाव से घूर रहा था, मानो वह किसी को ढूंढ रहा हो। अगर फैंग चेन यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से पहचान लेते कि उनके सामने वाला व्यक्ति यिलिंग का गुरु मंचुआन है। फैंग चेन ने पहले भी अपने सबसे मूल्यवान शिष्य की हत्या की थी, जिसके कारण उसके मन में हमेशा द्वेष बना रहता था। ये जानने के बाद कि एक शीर्ष स्तर का साधक जो फैंग चेन को मारना चाहता था, दूसरी ओर से आया था, उसने उसे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए एक जादुई हथियार निकाला। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी इतना कमजोर होगा और अपना खजाना बर्बाद कर देगा। उसने जियू जिंगफा की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, क्या ये वही भिक्षु है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह निचले क्षेत्र के उस कमीने को मार सकेगा? ओह, निचले क्षेत्र के लोग उम्मीद के मुताबिक ही नीच और घटिया किस्म के होते हैं। बेजी ने लंबे समय तक सदमे में अपना सिर झुकाया, ठंडे पसीने में डूब गया और मंचुआन को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मंचुआन ने राक्षस पूर्वज की ओर देखा और मन ही मन कोसा, यदि यह जानवर न होता तो वह कमीना बहुत पहले ही मर गया होता। लेकिन फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन यदि आप उसे कुछ समय के लिए बचा सकते हैं तो आप उसे जीवन भर कैसे बचा सकते हैं? हमेशा एक समय आएगा जब मैं उसे मार डालूंगा। वह निंग तियानचेन की तरह आसानी से खुद को उजागर नहीं करेगा, लेकिन गुप्त रूप से प्रयास करेगा। स्वाभाविक रूप से अगर वह फैंग चेन को मार सकता है तो हर कोई खुश होगा। भले ही वह उसे मार न सके, लेकिन दूसरे पक्ष को यह अनुमान नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ। और उसके पास कार्रवाई करने के भी नियम हैं, यानी वह केवल 3 बार ही बाहर निकलता है। यदि सानफांग चेन अभी भी जीवित होता तो वह सीधे तौर पर यह बदला ले लेता। क्योंकि फैंग चेन 3 बार उससे बचने में सक्षम था, इसलिए दूसरी पार्टी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होनी चाहिए। वह खुद को उजागर किए बिना फिर से कुछ नहीं करेगा। उन्होंने छवि को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, अभी 2 बार और हैं, चिंता मत करो। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि निंग तियानचेन की हत्या की योजना किसी और ने बनाई थी, लेकिन उसे ये भी एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कोई है। लेकिन अब ये सब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महान अवसर को जीतना है और क्यूशू सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। अंततः वह और लुओ युनर मुख्य क्षेत्र में पहुंचे। जब उन्होंने विशाल बर्फ और हिम महल को देखा तो वे दोनों भी हैरान रह गए। टहलना, वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे महल में प्रवेश कर गए। महल में प्रवेश करने के बाद एक बहुत बड़ा हॉल है। हॉल के चारों ओर कई लंबे गलियारे हैं जो विभिन्न स्थानों की ओर जाते हैं। मालिक, हमें कहाँ जाना चाहिए? लुओ युनर ने पूछा। फैंग चेन ने कुछ देर सोचा और कहा, बस किसी एक को चुन लो। वह नहीं जानता था कि कौन सा बेहतर है, इसलिए वह केवल एक को ही यादृच्छिक रूप से चुन सकता था। लेकिन जब वह कार्रवाई करने ही वाला था तो वह वहीं रुक गया और वहीं जम गया। ये देखकर लुओ युनर ने असमंजस में पूछा, मास्टर, क्या गड़बड़ है? कुछ क्षण बाद फैंग चेन को होश आया, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उसने एक अस्पष्ट गलियारे की ओर देखा, उधर इशारा किया और कहा, चलो इस तरफ चलते हैं। लुओ युनर ने असमंजस में फैंग चेन को देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसने अचानक दिशा क्यों बदल दी, लेकिन उसने और अधिक पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल फैंग चेन का पीछा करते हुए गलियारे की ओर जा सकी। फैंग चेन के अचानक दिशा बदलने और उत्साहित होने का कारण ये था कि छोटा टॉवर, जो अज्ञात समय से शांत था, ने फिर से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दानव रसातल में पिछली बार की तरह बर्फ और हिम महल में भी वह सब कुछ था जिसकी छोटे टॉवर को आवश्यकता थी। इसलिए उसने फिर से फैंग चेन के साथ सौदा किया। जब तक फैंग चेन उसे यह खजाना पाने में मदद कर सकता है, वह एक बार उसकी मदद करेगा। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह छोटे टॉवर की ताकत नहीं जानता था, लेकिन लुओ त्यानियू में यह अजेय होना चाहिए। जब तक कि वह आत्मा सागर क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति न हो, तब तक कोई भी अन्य व्यक्ति उस छोटे टॉवर का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। एक और बात यह है कि छोटा टॉवर मेंग परिवार के पूर्वज से निपटने में सक्षम हो सकता है और मेंग याओ को उसके शरीर की पहल पर नियंत्रण हासिल करने दे सकता है। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसने जो रास्ता चुना था वह वही गलियारा था जिस पर मेंग याओ और डुअन मू जिंग चले थे। छोटे टॉवर के मार्गदर्शन में फैंग चेन पूर्व और पश्चिम की ओर मुड़ा और गलियारों से होकर चला गया। रास्ते में उसे कई प्रतिभाशाली लोग मिले। ये देखकर कि फैंग चेन के बगल में एक और खूबसूरत महिला थी और यह वही नहीं थी, उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भर गईं।
लेकिन इस समय इनकी परवाह कौन करेगा। महल में बहुत सारे खजाने हैं और अब खजाने सबसे महत्वपूर्ण हैं। फैंग चेन को इन खजानों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए जो खजाने छोटे टॉवर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हैं और वे असली खजाने हैं। हालांकि लुओ युन एर में फैंग चेन जैसी दृढ़ता नहीं थी। गुजरते समय उसे जो खजाने मिले उन्हें देखकर उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से भर गईं। बेयुआन डोमेन अन्य डोमेन की तुलना में कमजोर है, यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली होने के बावजूद उसके पास जो संसाधन है वे बहुत अच्छे नहीं हैं। अब जब खजाने उसके सामने रखे गए हैं तो वह कैसे लुभाए बिना रह सकती है। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, यदि आप अवसर के लिए लड़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ वह अच्छी जगह नहीं है। लुओ युन एर स्तब्ध था और थोड़ा अविश्वसनीय, क्या मैं स्वतंत्रता से घूम सकता हूँ? फैंग चेन ने सिर हिलाया। गुलाम का चिन्ह लगाना पहले लुओ युन एर के लिए बस एक सजा थी और उसे भविष्य में उसके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। लुओ युन एर एक पल के लिए हिचकिचाए और अंत में अपने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, मैं आपके लिए और अधिक खजाने के लिए लड़ूंगी। फैंग चेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं, जो तुम ले जाओगे वह तुम्हारा है, जाओ। लुओ युन एर बहुत खुश हुआ और उसने आदरपूर्वक सलाम किया, धन्यवाद गुरुजी। फिर वह दूसरे गलियारे में चली गई। फैंग चेन ने इसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद अचानक सामने कंपन महसूस हुआ। दूर से एक दर्जन से अधिक भिक्षु तेजी से भागते नजर आए। उनकी घबराहट देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से उनका पीछा कर रहा है।